नमस्कार दोस्तों, मैं सुम चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, चंगेज़ खान ये नाम आप सभी ने सुना होगा, इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि मंगोलिया का सुल्तान चंगेज़ खान दुनिया का वो खतरनाक और वहशी क्रूर योद्धा था जिसने अपनी क्रूरता और दहशत से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। और वो साम्राज्य किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो दोस्तों, जब बात आती है दुनिया के सबसे महानतम कॉन्करर्स की, तो उसमें एक नाम आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जो सिकंदर महान जिसे भारत में हम जानते हैं। हालांकि द ग्रेट का जो टाइटल है अलेक्जेंडर को, ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने दिया। वेस्ट का जो हिस्ट्री के ऊपर डोमिनेंस है वो आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में जो भी इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें वेस्टर्न हिस्टोरियंस का अलग लेवल का डोमिनेंस है। इसी वजह से अलेक्जेंडर जो कि एक कॉन्करर था और चंगेज़ खान भी एक कॉन्करर था, तो अलेक्जेंडर को तो एक महान व्यक्ति बता दिया जाता है और चंगेज़ खान को सिर्फ एक ब्रूटल योद्धा बता दिया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, दोनों ही कॉन्करर थे। दोनों में ही एक योद्धा के तौर पे अपार शक्तियां थी। दोनों ही योद्धाओं में कुछ कमियां थी और कुछ अच्छाइयां थी। दोनों ही कुशल प्रशासक थे और दोनों ने ही दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर रूल किया है। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन इसने पूरे विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जिसका दुनिया के ऊपर एक छत्र राज रहा हो। लेकिन अलेक्जेंडर का जो साम्राज्य है वह बहुत बड़ा था। इसका साम्राज्य यूरोप में यहाँ पे मैसिडोनिया से शुरू हुआ था और उसके बाद भारत तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। भारत में भी इसने एक लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ। तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ आता है चंगेज़ खान, जो कि दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट कॉन्करर माना जाता है। और इसका जो साम्राज्य है, ये जो मंगोलियन एम्पायर था, ये अलेक्जेंडर के साम्राज्य से भी 3 गुना था। हालांकि ये जो साम्राज्य है ये अपने पीक पे पहुंचा 1279 में, जब चंगेज़ खान के जो वंशजों ने अपने पीक पे पहुंचाया। लेकिन इस साम्राज्य को इस्टेब्लिश करने का जो जिम्मा है वो उठाया था चंगेज़ खान ने, और इसी ने इसको कंसोलिडेट करके एक सुप्रीम पावर के तौर पे उभारा था। चंगेज़ खान एक बहुत ही क्रूर कॉन्करर था, लेकिन इसके अतिरिक्त वो एक कुशल प्रशासक भी था। इसकी पर्सनल लाइफ और इसकी प्रोफेशनल लाइफ की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन था चंगेज़ खान, किस तरीके का व्यक्तित्व था। हालांकि इसके नाम के साथ खान लगा हुआ है, लेकिन ये एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं था। कौन था, अभी अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, चंगेज़ खान के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जो साम्राज्य हैं वो कौन से क्षेत्र में फैले हुए थे और किस तरह से वो फैले हुए थे। तो ये है चंगेज़ खान के जो बाद के जो वंशज हैं, उन्होंने इस साम्राज्य को यहाँ तक फैलाया और चंगेज़ खान ने इस मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी थी। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो था ब्रिटिश अम्पायर। जो ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था कॉलोनियल एरा में, वो था जिसमें भारत भी इसकी कॉलोनी था और इसकी शुरुआत तो यहाँ से होती है। लेकिन इस साम्राज्य को किसी एक व्यक्ति विशेष ने ऐसे स्थापित नहीं किया था। ब्रिटेन में बाकायदा राजा हुआ करता था, उनकी पार्लियामेंट हुआ करती थी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, जो ट्रेड के बहाने किसी देश में एंट्री लेती थी और धीरे धीरे उस क्षेत्र के राजनीतिक कंट्रोल को भी अपने हाथ में ले लेती थी। तो इस तरह से ब्रिटेन को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य नसीब हुआ 1920 में। और इसी के लिए कहा जाता है, एक वो समय था जब ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ईस्ट से वेस्ट तक इनका साम्राज्य ही इतना बड़ा था। जब ईस्ट में सूर्य अस्त होता था तो वेस्ट में सूर्य उदय हो जाता था, और वेस्ट में जब सूर्य अस्त होता था तो ईस्ट में सूर्य उदय हो जाता था। तो इतना बड़ा साम्राज्य था ब्रिटेन का। 13.71 मिलियन स्क्वायर माइल्स का था, इतना बड़ा था। 13.71 स्क्वायर मील का, मिलियन स्क्वायर मील का। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो साम्राज्य आता है वो है मंगोलियन एम्पायर का। इसी मंगोलियन एम्पायर की हम इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम मेन हमारा फोकस रखेंगे चंगेज़ खान के ऊपर, और इस मंगोलियन एम्पायर के विस्तार और इसके इतिहास के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो 9.27 मिलियन स्क्वायर माइल का इनका एरिया था, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो चंगेज़ खान ने इनको जीत के दिया था। उसके बाद रशियन एम्पायर है, ये भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, 8.80 का। उसके अलावा किंग डायनेस्टी जो थी चाइना की, ये भी बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके अलावा और भी कई बड़े साम्राज्य हुए हैं इतिहास में, जैसे रोमन साम्राज्य हुआ है, इसका इतिहास मैंने आपको पढ़ाया है, कई सारी वीडियो मैंने इसके ऊपर बताए हैं। और ये रेड कलर में आपको मैप दिख रहा है, ये तो है ब्रिटिश एम्पायर और ये है मंगोलियन एम्पायर, जिसमें दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा आता था। इसमें एशिया का लगभग हिस्सा आपको दिख रहा है, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, उसके अलावा
कुछ साउथ जो आपको दिख रहा है रशिया का हिस्सा भी इसके अंदर हुआ करता था उस जमाने में, मेडाइवल पीरियड में। तो बड़ा साम्राज्य था। अगर कंपेयर करके देखें आप इसको रोमन साम्राज्य से, जिसका वेस्टर्न हिस्ट्री में बहुत महिमा मंडल होता है और उसकी हमने इतिहास भी पढ़ा है। ये था रेड कलर में जो आपको दिख रहा है रोमन अंपायर, जब अपने जेनिथ पे हुआ करता था। उसके बाद ये रोमन अंपायर दो भागों में टूट गया था। इस रोमन अंपायर का जो विस्तार था वो 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था, लगभग 1.93 मिलियन माइल स्क्वायर मिलियंस माइल्स किलोमीटर में फैला हुआ था। 117 एडी के आसपास ये इनका मैप दिखता है आपको। लेकिन मंगोल साम्राज्य कितना बड़ा है, दुनिया के 17.81% हिस्से के ऊपर ये फैला हुआ था। ये सिर्फ लगभग 3.71% हिस्से के ऊपर फैला हुआ था। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। इस मंगोलियन साम्राज्य के इतिहास को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसकी शुरुआत सिर्फ यहाँ से होती है, इतना सा साम्राज्य था इनका। लेकिन उसके बाद चंगेज़ खान के कैंपेन होते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगहों पे होते हैं, और ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक बन जाता है उस दौर में। कैसे बना जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और चंगेज़ खान के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सक्सेस प्लस एकेडमी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ये आ चुकी है और इसका वेब पोर्टल भी जारी हो चुका है। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको जो फ्री कंटेंट है वो भी यहाँ पे मिलेगा। इन स्टडी मटेरियल में आपको जाके इन सभी वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी जो भी हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। और आप अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे कुछ पेड कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स करवा रखा है, स्पेक्ट्रम की जो बुक है, इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो का लेक्चर मिलेगा, उसके बाद उसकी PDF मिलेगी, उसके बाद उससे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे, ऐसे ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चंगेज़ खान, मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मंगोलिया का लीडर था जो कि 1162 में पैदा हुआ और 1227 में मर गया। उस समय ये दुनिया का, इसने जब अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया तो उसके बाद मंगोलियन ट्राइब्स को इकट्ठा किया। सबसे पहले मंगोलिया के क्षेत्र को जीता, उसके बाद धीरे धीरे चाइना, उसके बाद ख्वारिज़मी अम्पायर, और ऐसे करते करते इसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा रखी जा सकती थी। इससे पहले अलेक्जेंडर का जो साम्राज्य है वो सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इसने जितने भी नोमैडिक ट्राइब थी मंगोलियन प्लेटियो को, उनको इकट्ठा किया। उसके बाद सेंट्रल एशिया और चाइना को जीता। उसके बाद इसके जो डिसेंडेंट्स थे, इसके बाद जो इनके सक्सेसर आए, उन्होंने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया और कोरिया तक के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया है। और उसके बाद लगभग 9 से लेकर 12 मिलियन स्क्वायर माइल तक का एरिया इनके पास हुआ करता था, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लगभग बराबर हो जाता है। तो एक महाद्वीप जितना इनके पास क्षेत्रफल था। अब बात करते हैं कि मंगोलिया में जब ये साम्राज्य विस्तार हो रहा था तो ऑब्वियसली काफ़ी लाखों हजारों लोगों को स्लॉटर किया गया, मारा गया। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो बढ़िया भी थी, जैसे कि उसी ज़माने में चंगेज़ खान ने सभी लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके ऊपर कोई भी रिलीजन को थोपा नहीं जाएगा। रिलीजियस टॉलरेंस उस ज़माने में देखने को मिलती है चंगेज़ खान की नीतियों में, जो कि एक बहुत ही एडवांस थिंकिंग थी। आज के समय दुनिया भर के ज़्यादातर देश सेकुलर हैं, वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को धर्म फोर्स नहीं किया जाता, थोपा नहीं जाता। लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। यूरोप हो, एशिया हो और दुनिया भर के जितने भी देश थे उनमें बहुत कम रिलीजियस टॉलरेंस थी और धर्मों को ज़बरदस्ती थोपा जाता था। लेकिन चंगेज़ खान ने ऐसा नहीं किया। चंगेज़ खान 1227 में मारा जाता है एक चाइनीज़ किंगडम शिंगशांग के साथ लड़ाई करते हुए। उसके बाद ये कहाँ पे इसको दफनाया गया ये नहीं पता, क्यों नहीं पता वो भी मैं बताऊँगा आगे। तो चंगेज़ खान की अर्ली लाइफ के ऊपर बात करते हैं। चंगेज़ खान तो एक टाइटल है, नाम इसका है तेमुजिन। जब ये पैदा हुआ तो इसका नाम रखा था तेमुजिन, और 1162 में मंगोलिया और सर्बिया के बोर्जिन जो रीजन है यहाँ पे इसका जन्म होता है। मैंने आपको मंगोलिया की जहाँ शुरुआत हुई थी वो जगह बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे इसका जन्म होता है। जब ये जन्म लेता है तो उस समय कई इससे रिलेटेड कुछ कहानियाँ हैं। उसमें ये कहा गया है कि इसके हाथ में, इसके राइट हैंड में एक ब्लड क्लॉट था। उससे कुछ लोगों ने इसके बारे में ये कहा कि आगे चल के दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट बनेगा। इसकी जो मदर है उसको, जब ये छोटा बच्चा था, काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है। इसका अर्ली लाइफ जो है वो काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इतिहास इस चीज़ का गवाह है, साक्षी रहा है। जो दुनिया में सबसे ताकतवर योद्धा निकल के आए हैं वो सबसे
विपदाओं भरे माहौल से निकल के आए हैं, ऐसे माहौल से निकल के आए हैं जिनमें उनको बचपन से उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत ही मुश्किलों भरी उनकी जीवन रहा होगा। ऐसा ही आपको इतिहास में देखने को मिलता है। तो इनके बचपन में इनकी मदर को जो है किडनैप कर लिया गया और इन किडनैप करके इनके फादर के द्वारा इनके साथ शादी करी गई थी इनकी मदर के को। उसके बाद जब ये 10 साल के थे उस समय इनके पिता को एक दूसरी जो मंगोलियन ट्राइब थी उसने क्या किया था, जहर देके मार दिया था। इनकी जो ट्राइब थी उसका नाम था बोर्जिगिन ट्राइब, चंगेज़ खान की ट्राइब का नाम है ये बोर्जिगिन ट्राइब। और उस समय मंगोलिया में बहुत सारी ट्राइब्स होती थी जो यूनाइटेड नहीं थी, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करती रहती थी। वो ट्राइब्स अपना अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहती थी, सारी की सारी ट्राइब्स। उन ट्राइब्स को आगे चल के चंगेज़ खान इकट्ठा करेगा। तो जब ये 10 साल के थे उस समय एक दूसरी ट्राइब के लीडर ने इनके पिता को जहर दे दिया और उसको मार दिया। उसके बाद तैमुजिन को इनकी खुद की ट्राइब ने ही निकाल दिया, डिजर्ट कर दिया, और इसके जो 6 भाई बहन थे उनको एक तरह से अलग कर दिया। अब ये बीच के बच्चे थे, इनसे बड़े भाई भी थे, इनसे छोटे भाई भी थे, कई सारे इनके भाई बहन थे। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि अपने भाई बहनों का भरण पोषण पालन पोषण कैसे करना है। तो ये कुछ इन्होंने उसी समय फेस करना शुरू कर दिया था। इनका एक हाफ ब्रदर था, इनसे बड़ा था, वो काफ़ी इनको परेशान करता था। इनकी शुरुआती समय में इनकी मदर को परेशान करता था, इनको परेशान करता था, तो उसकी हत्या इन्होंने सबसे पहले कर दी। तो यहीं से तैमुजिन का पता चलता है कि बचपन से ही एक वॉरियर व्यक्ति था वो हमेशा लड़ाई में और इस चीज़ों में बहुत एडवांस रहता था। उसके बाद जब ये 16 साल का होता है 1178 में, तो उस समय बोर्टे नाम की एक लड़की से शादी करता है। ये एक कौन किरत ट्राइब होती है मंगोलिया की, उसकी लड़की होती हैं। बोर्ते से इनकी शादी जो है वो एक तरीके की मैट्रिमोनियल अलायंस थी। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होती है, जिसमें वैवाहिक संबंध बना के 2 ट्राइब एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं, रिश्तों में बंध जाती हैं। उसके बाद वो किसी भी कैंपेन में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन उसके बाद भी इनकी लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता। बोर्टे जो कि इनकी वाइफ थी, उनको एक और दूसरी ट्राइब जिसका नाम था मर्किट, उस मर्किट ट्राइब ने किडनैप कर लिया बोर्टे को, और उसके बाद उनके साथ शोषण किया, और उस मर्किट ट्राइब के चीफ ने उनको अपनी वाइफ के तौर पे अपना लिया। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आहत कर देती है तैमुजिन को, यानी चंगेज़ खान को, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है चंगेज़ खान। उसके बाद उसका एक दोस्त होता है जो आगे चल के इनका दुश्मन भी बन जाएगा कुछ समय के लिए, जिसका नाम होता है जमुका। जमुका जो है वो उस समय इनका प्रोटेक्टर होता है, क्योंकि ये तो कम उम्र के ही होते हैं। ये दोनों मिलके, तैमुजिन और जमुका मिलके इस ट्राइब के साथ एक लड़ाई लड़ते हैं, और इस लड़ाई में इतनी ब्रूटलिटी से उन लोगों की हत्या की जाती है, इन ट्राइबल लोगों की, कि सभी को, जो भी मर्की ट्राइब का व्यक्ति होता है उस सभी को मार देते हैं, किसी को नहीं बख्शते, और यहाँ से अपनी वाइफ बोर्टे को बचा लेता है चंगेज़ खान। तो यहाँ से पावर का राइज होता है। चंगेज़ खान की ब्रूटैलिटी जो है वो पूरे मंगोलिया में पता चल जाती है लोगों को कि एक ऐसा सरदार आया है, एक कबीले का सरदार जो कि किसी को बख्शता नहीं है। उससे पंगा लिया तो वो एकदम सर और धड़ से अलग कर देगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चंगेज़ खान ने इस ज़माने में शुरू कर दी थी। उसके बाद बोर्टे जो हैं, इसको जब ये वापस अपने शिविर में लेके आते हैं, उसके कुछ महीनों बाद ही उनके एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम होता है जोची। जोची का जन्म होता है, और कई जगहों पे क्या है, विवाद हो जाता है। इनके सरदार जो हैं, इनकी साथ के जो लोग हैं, वो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये जो जोची बेटा पैदा हुआ है ये किसका है, इसका पिता कौन है, ये सवाल उठ जाता है। लेकिन तैमुजिन जो हैं वो अपनी वाइफ को हटाते नहीं हैं, निकालते नहीं हैं, और जोची को भी अपने बेटे की तरह ही स्वीकार करते हैं। तो ये बड़ी बात है, ये टॉलरेंस थी उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो इतना क्रूर योद्धा था, जिसकी एक छवि ये है कि वो सबको मार देता था, लेकिन उसकी दूसरी छवि ये भी है कि उसमें टॉलरेंस थी, उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि सामान्य तौर पे हर व्यक्ति में नहीं मिलती। उसके बाद बोर्ते के 3 और बच्चे हुए, जिसमें चगताई हुआ, ओगेडी हुआ, टुलोई हुआ। देखिए मैं ये नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मंगोलियन नाम है, तो थोड़ा सा इसके लिए मुझे आप माफ़ कीजिएगा। चगताई हुआ, ओगेडी और टोलुई, ये 3 बच्चे और हुए। उसके बाद चंगेज़ खान ने ना केवल बोर्ते से 500 और बीवियों से भी शादी की, 500 और लड़कियों से शादी की। सोचिए, चंगेज़ खान के 500 वाइफ थी, बहुत बड़ी बात है। और इसी का एक फैक्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आज के समय दुनिया भर में कितने वंशज हैं चंगेज़ खान के, अगर पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद बात आती है कि इसके बाद 500 और बीवियों को उन्होंने रखा, लेकिन जो मेन उनकी जो वाइफ थी वो बोर्टे ही रही। अब चंगेज़ खान के रिलीजन की बात करते हैं, तो टेंगरिज्म रिलीजन को मैंने हमारे रिलीजन के सेक्शन में पढ़ाया है,
और मैंने आपको तभी भी बताया था कि टेंगरिज्म रिलीजन जो है, जो रिलीजन ऑफ नेचर है, वो चंगेज़ खान का धर्म था। और चंगेज़ खान, खान लगाते हैं, खान ये इन्होंने टाइटल लिया, लेकिन ये मुस्लिम नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। चंगेज़ खान एक टाइटल है, ट्यूमरिन उनका, तैमुरीन जो है उनका नाम हुआ करता था। सॉरी, क्या नाम है इनका? तेमुजिन, तैमुरीन नहीं, तेमुजिन इनका नाम था। ये व्यक्ति टेंगरिज्म रिलीजन को मानता था, लेकिन किसी को भी टेंगरिज्म रिलीजन को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करता था, सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंट था और दुनिया भर के जो अलग अलग रिलीजन हैं उनकी रिलीजियस फिलोसॉफी को समझने में इसकी काफ़ी दिलचस्पी थी। मॉरल लेसन लेता था दूसरे धर्मों से, तो रिलीजियसली काफ़ी टॉलरेंट व्यक्ति था। उसके बाद बात आती है इसका जो शासन था, उसमें एक इसकी बहुत ही गजब की खूबी थी। इसका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कैसे लीडर बनेगा, उसको ऊंचे पदों पे कैसे पहुंचाया जाएगा। तो एक कॉमन पद्धति होती थी, चाहे मंगोलिया की बात कर लें या किसी भी दुनिया के कोने की, कि जो शाही व्यक्ति होते थे, जो कि राजा के वंश से आते थे, किसी सरदार के वंश से आते थे, जो शाही व्यक्ति होता था, उसी को ही ऊंचे पदों पे बिठाया जाता था। मेरिट के बेस पे किसी व्यक्ति को पद नहीं मिलता था। लेकिन चंगेज़ खान का मानना था कि किसी भी एक अप्रोप्रिएट पद के लिए किसी में कुछ खूबियाँ होने की ज़रूरत है। इसीलिए सक्सेसफुल रहा चंगेज़ खान, इसीलिए वो उसके जो मिलिट्री हेड हुआ करते थे, जो लीडर हुआ करते थे, वो व्यक्ति होते थे जो कि सीरियसली उनमें पोटेंशियल हुआ करता था, उनमें मेरिट हुआ करती थी उस पद के लिए। तो ये मेरिट में बिलीव करता था। इसका ये मानना नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही होगा, राजा वो होगा जिसमें योग्यता होगी। तो योग्यता के आधार पे लोगों को पदों पे बिठाया करता था, इसीलिए इसकी सक्सेसफुल होने का ये भी राज था। लेकिन इसका जो मित्र था और इसका जो एक प्रोटेक्टर था पहले के समय, जामुखा, जिसने बोर्टे को बचाने में इसकी मदद करी थी, ये व्यक्ति थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था और इसकी मान्यता ये थी कि पावर में उन्हीं लोगों को बैठना चाहिए जो कि हमारे क्लोज हैं, जो हमारे अलाइज हैं, जो कि हमारे वंश से आते हैं। वंशवाद में ये बिलीव करता था। तो दोनों के बीच में एक राइवलरी हो जाती है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एक समय आता है दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। 1186 के समय चंगेज़ खान को, यानी कि तैमुजिन को, मंगोलियंस का खान इलेक्ट कर लिया जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया के जो खान्स, जो ट्राइब्स इकट्ठा हो रखी थी, उनका खान कर दिया जाता है। जामुखा को ये बात पसंद नहीं आती और जामुखा जो है 1187 में 30,000 की आर्मी के साथ तैमुजिन के ऊपर अटैक कर देता है, यानी चंगेज़ खान के ऊपर अटैक कर देता है। चंगेज़ खान इसका रिटेलिएशन करता है। रिटेलिएशन करने के दौरान एक बात होती है कि जो जामुका के लोग होते हैं वो जामुका को ही धोखा दे देते हैं और वो कहते हैं कि हम तो आपके पक्ष में हैं, हम जामुका के पक्ष में नहीं है। वो डर जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन चंगेज़ खान को ये बात पसंद नहीं आती है। चंगेज़ खान कहता है जो व्यक्ति अपने मालिक का ही लॉयल नहीं है, अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं है, वो मेरा क्या वफादार होगा। तो सबसे पहले तो ये जो जामुका के नॉन वफादार लोग थे उनकी हत्या करता है, उनको मारता है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम ऐसा मत करो कि दुश्मन की बुराई करके मेरे सामने आके मेरे से शाबाशी लेना चाहते हो, वो नहीं मिलेगी, तुम्हें मिलेगी मौत। उसके बाद जामुका को देता है एक चांस कि तुम करना चाहते हो, सर्व करना चाहते हो, तो तुम्हें खान वान तो बनाया नहीं जाएगा और मेरी नीतियों के हिसाब से चलना पड़ेगा। जामुका इस बात को मान लेता है। तो ये चीज़ होती है, जामुका के साथ लड़ाई हुई और जामुका को फिर से अपने दल में शामिल किया। उसके बाद बात आती है कि तैमुजिन जो है वो चंगेज़ खान कैसे बनता है। देखिए, चंगेज़ खान, ये जो चंगेज़ है, CHINGGS, ये इसने टाइटल लिया था मंगोलिया के हिसाब से। लेकिन इस चंगेज़ खान का मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर, यानी दुनिया का विजेता। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसको चंगेज़ खान, जी से जो स्पेलिंग शुरू होती है उस नाम से जानने लग गया। और आज हम चंगेज़ खान को GENGIS, गेंगिस खान की तरह ही पढ़ते हैं, इसको चंगेज़ खान पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ है। तो ये व्यक्ति चंगेज़ खान का टाइटल लेता है और अपने सभी मिलिट्री जनरल्स और आर्मी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है और इनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। और ये एक सही बात है कि कोई भी मिलिट्री का लीडर जो है और या फिर कोई भी बड़ा सुल्तान जो है वो मिलिट्री कैंपेन्स में तभी सफल हो पाता है जब अपनी मिलिट्री को वो प्रोटेक्ट करे, उनको रेस्पेक्ट करे और उनकी सुरक्षा और उनकी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाए। तो ये चीज़ है। उसके बाद चंगेज़ खान ने सबसे पहला काम क्या किया, जब वो चंगेज़ खान बना, जब वो खान बना, तो उसके बाद सबसे पहले जो टाटर आर्मी थी जिसने इनके पिता की हत्या करी थी जहर देके, सबसे पहले तो उसके सामने जाके युद्ध लड़ा। और लड़ाई क्या लड़ी दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने एक आदेश निकाला कि इस टाटर आर्मी के अंदर जितने भी मेल लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं और जिसकी भी हाइट 3 फीट से ज़्यादा है, उस हर व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, उसको काट दिया जाए। तो सोचिए, एक 10 साल का बच्चा जो है वो भी 3 फीट का हो सकता है,
एक 12 साल का 13 साल का बच्चा जो है वो भी 3 साल का हो सकता है। तो 8 9 10 साल से ऊपर के सभी जो मेल कैटेगरी के लोग थे उन सभी की हत्या कर दी। तो इस तरीके की ब्रूटैलिटी थी, और इस तरीके की ब्रूटैलिटी होने की वजह से, क्रूरता होने की वजह से और इतनी ताकत होने की वजह से बाकी मंगोलियन ट्राइब जो हैं वो चंगेज़ खान से डर गई और उन्होंने चंगेज़ खान का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ये बेसिकली हुआ। तो शुरुआत में चंगेज़ खान ने मंगोलियन ट्राइब्स को इकट्ठा किया। उसके बाद इसने लगभग 1 मिलियन लोगों के ऊपर आने वाले समय में रूल किए हैं। इसने इनहेरिटेंट जो एरिस्टोक्रेसी के जो टाइटल हुआ करते थे, जो मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते थे, उनको हटाया। महिलाओं की किडनैपिंग और उसकी सेलिंग को बंद करवाया। मंगोलियंस के इंस्लेवमेंट यानी कि दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई। उसके अलावा एक प्रॉपर तरीके से राइटिंग सिस्टम जो है अडॉप्शन का, उसको अपनाया। रेगुलर सेंसस और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करी एम्बेसडर्स को, फॉरेन एम्बेसडर्स को। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी। सभी चीज़ों के ऊपर इस तरीके से चंगेज़ खान ने रूल किया। अब बात आती है मंगोलिया तक की। अब चंगेज़ खान चाहता है कि वो दुनिया के ऊपर अपना रूल स्थापित करे और दुनिया को फतेह करे। उसके लिए उसको चाहिए थी एक कमाल की मिलिट्री और मिलिट्री टैक्टिक्स, और एक महान मिलिट्री जर्नल के तौर पे चंगेज़ खान कैसा था इसकी हम बात करते हैं, और कैसे वो लड़ाइयाँ जीतता था। ये सवाल बना रहता है दुनिया में, कई बार इसके ऊपर रिसर्च होती है कि मंगोलियंस को इतनी सफलता कैसे हासिल हुई। तो मंगोलियंस की लगभग 80,000 की एक वेल इक्विप्ड आर्मी थी, जिसके पास पूरी तरीके से अच्छे खासे हथियार थे। उस समय पे जो भी हथियार होते थे, चाहे वो एरो हो, बो हो, शील्ड हो, डैगर्स हो, लेसो हो, सभी तरीके के इनके पास आर्मर्स हुआ करते थे। साथ में ये बड़े बड़े फूड बैग्स रखते थे और टूल्स रखते थे, स्पेयर क्लोथ्स रखते थे। एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके चलते थे। सिग्नलिंग सिस्टम हुआ करता था, इनके पास फ्लैग होते थे, प्रॉपर तरीके से ये चीज़ों को चलते थे। और अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि किस तरह से ये लड़ाइयाँ जीतते थे। तो एक तो देखिए बात होती है कि बड़ा बड़ा धनुष यूज करते थे कई योद्धा दुनिया भर में। ठीक है, इस आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे ये जो पीछे से आवाज़ आती है कभी कभी बीच में। तो ये जो बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे, बड़े बड़े इनके पास धनुष हुआ करते थे, उनको आसानी से घोड़े के ऊपर कैवलरी सेना जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाती थी। लेकिन मंगोलियंस की एक ट्रिक थी कि वो बहुत ही छोटे छोटे धनुष बाणों का इस्तेमाल करते थे, और उन धनुष बाणों की मदद से ये इजीली उनको ऑपरेट कर पाते थे, और भागते भागते भी ये बाण चला पाते थे। और इनका जो तरीका हुआ करता था, ये क्या करते थे कि जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, इतिहास में आपको देखने को मिलता है कि पैदल सेना से पैदल सेना लड़ती है, घुड़सवारों से घुड़सवार लड़ते हैं। लेकिन मंगोलियंस का ऐसा नहीं था। मंगोलियंस सेना ऐसे भाग के आती थी और सामने जो भी आया इनके सामने, चाहे वो घुड़सवार आए चाहे पैदल आए, उसके ऊपर बाण बरसा के भाग जाते थे, फिर रिपीट करके भाग के आते थे। तो ये रिपीटिशन इनका चलता था। यहाँ पे आर्मी खड़ी है, मंगोलियंस आए, टिक टक 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 टक, यहाँ पे इन्होंने बाण बरसाए, भाग के वापस चले गए। इनके ऊपर अटैक होने से पहले फिर वापस लौट के आए, फिर बाण बरसाए, फिर चले गए। तो इनकी जो ये जो पद्धति थी लड़ाई करने की, ये बहुत कमाल की थी। और इनके कुछ मिलिट्री टैक्टिक्स की हम बात करते हैं, कमाल के मिलिट्री टैक्टिक्स हैं। इनको आप समझेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एक था फैबियन टैक्टिक्स। ये फैबियन टैक्टिक्स क्या था, इसमें बेसिकली ये है कि जैसे कि आप एक मिलिट्री का सामना कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी मिलिट्री है, उसका सामना आपको करना पड़ रहा है। तो एक फोर्स जो है, एक बटालियन जो है वो मंगोलियंस की सामने से इनको अटैक करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सामने से उस अटैक को रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सामने वाली आर्मी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो आपको ढूंढना है कि उस आर्मी का वीक पॉइंट क्या है। जैसे कि किनारों से अटैक करना है, यहाँ से अटैक करो, यहाँ से अटैक करो, किनारों से अटैक करो। जो वीक पॉइंट्स हैं, जो उनके वीक डिफेंस हैं, उनको ब्रेक कर दो। वो ब्रेक हो जाएंगे तो आप इस आर्मी को घेर सकते हैं और इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। कई बार क्या है कि डिफेंस किसी आर्मी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उस डिफेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस डिफेंस को तोड़ने के लिए ये फैबियन टैक्टिक्स को अपनाते थे। एक होता है कैराकोल टैक्टिक्स। कैराकोल टैक्टिक्स जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे घोड़े दौड़ के आते थे, दौड़ के आए, इस आदमी ने अपना बाण मारा, भाग गए, इधर से निकल गया, और ये ऐसे चलता रहता था। जैसे कि एक व्यक्ति आया, यहाँ पे आके बाण मारे, दूसरा व्यक्ति इसके पीछे से है, ये तो आगे चला जाएगा, दूसरा वाला बाण बरसाएगा, फिर तीसरा वाला बाण बरसाएगा। तो ये रन करते 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 ऐसे चलता रहता था, सर्कल चलता रहता था, जिससे एक योद्धा थकता भी नहीं था। उसको घायल हो गया तो वो उससे निकल के अपने ट्रीटमेंट कर सकता है। और सामने वाले लोग जो हैं वो इसको रिटेलिएट नहीं कर पाते हैं, वो एक आदमी को टारगेट नहीं कर पाते, उसको मौका नहीं मिलता, क्योंकि इनका एक तो मूवमेंट इतना होता है। एक स्टेबल आर्मी यानी एक आदमी यहाँ खड़ा खड़ा सामने वाले के सामने लड़ेगा तो वह आसानी से इसको ऊपर निशाना साध सकता है, इसके साथ लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन ये तो यहाँ से भाग गया, फिर दूसरे वाला आ गया, उसके ऊपर लड़ाई लड़नी है, फिर तीसरा वाला आ गया, तो सामने वाले लोग जो हैं वो इसको इजीली डिफेंड नहीं कर पाते थे। तीसरा है ओपन द एंड टैक्टिक।
ये टैक्टिक्स उस आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था जो कि छोटी संख्या में होती थी। छोटी संख्या की आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया जाता था, उसके ऊपर बाण बरसाए जाते थे और कई बार तो इसको घेर के इसके चारों तरफ आग लगा देते थे, उसको खत्म कर देते थे। उसके बाद आती है फ्रेगमेंट रिट्रीट टैक्टिक। इसमें क्या है कि देखिए आर्मी बड़ी है, सामने वाली आर्मी जो है उसको एक तरह से बलि का बकरा बनाना है। बलि का बकरा कैसे बनाना है, मतलब एक छोटी आर्मी को यहाँ पे भेज दिया जाएगा, टोकन आर्मी को भेज दिया जाएगा, इससे लड़ने के लिए ये आर्मी आगे बढ़ के आएगी, इसके ऊपर अटैक करेगी। लेकिन जब ये आर्मी, पीछे वाली आर्मी इसके ऊपर अटैक करेगी तो चारों तरफ से मंगोलियन सोल्जर्स जो हैं इसके ऊपर अटैक कर देंगे, चारों तरफ से इसको घेर के मारेंगे। तो इस तरीके के मिलिट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता था चंगेज़ खान। तो बड़ा कमाल का योद्धा था और कमाल का मिलिट्री टैक्टिक्स वाला व्यक्ति था वो। ऐसे ही आसानी से उसने दुनिया को नहीं जीत लिया है, क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य को उसने हराया है, ये कोई आसान बात नहीं है। कौन कौन से साम्राज्यों को हराया उसकी बात करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा चंगेज़ खान का साम्राज्य है वो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे उसका विस्तार होता है, उसके एक्सपैंड की बात करते हैं। तो इस जिप्स को आप ध्यान से देखिए। 1206 में 1219, 1223, 1227 ये वो समय था जब चंगेज़ खान की डेथ हुई। उसके बाद 1280 के आते आते ये साम्राज्य अपने पीक पे पहुंचा और धीरे 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 करके उसके बाद ये टूटा और 20वीं शताब्दी 1920 के आसपास मंगोलियन साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वैसे देखा जाए ऑफिशियली तो 14वीं शताब्दी में ही ये धीरे धीरे करके काफ़ी वीक पड़ चुका था। 1227 में अपने चंगेज़ खान का दौर था और 1280 वो दौर था जब चंगेज़ खान के वंशजों ने इसको अपने पीक पे पहुंचाया था। तो इस तरीके का साम्राज्य था। इनके जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे और इनका जो साम्राज्य विस्तार की पॉलिसी थी वो बहुत कमाल की थी और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट थी। चंगेज़ खान का जो पहला विदेशी कैंपेन था, विदेशी आक्रमण था, अभियान था, वो हुआ नॉर्दर्न चाइना की एक डायनेस्टी जिसका नाम था शिंगशियांग किंगडम। मैप में दिखा देता हूँ, ये मंगोल्स हैं, मंगोल्स के यहाँ पे शिंगशियांग किंगडम है, इधर जिंग किंगडम है, जिंग डायनेस्टी है। इन दोनों के ऊपर इन्होंने अटैक किया था। कैसे किया था? सबसे पहले शिंगशियांग किंगडम जो था इसको चंगेज़ खान ने भेजा संदेश की बेसिकली आप क्या करो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। तो इन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। तो क्या किया, जो करना था वो किया। मंगोलियंस आए और 1209 में इन्होंने अटैक किया और अटैक करते करते जिंगशियांग कैपिटल को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिंगशियांग किंगडम को हटा दिया नक्शे पे। दूसरी जो अटैक हुआ वो हुआ जिन डायनेस्टी के ऊपर। और ये जिन डायनेस्टी जो चाइना की थी, इसने एक गलती कर दी। इसका जो रूलर था उसने कहा चंगेज़ खान को कि हम क्या करेंगे तेरे सामने आत्मसमर्पण, तुम हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हें हम माफ़ कर देंगे, तुम्हें अपना वैसाल स्टेट बना लेंगे, तुम हमसे पंगा मत लेना। तो इस जिन किंगडम ने ये गलती ये भूल कर दी और भूल करने का नतीजा क्या हुआ, जो मंगोलियंस की ब्रूटल आर्मी थी उसने इसके ऊपर अटैक किया, इस राजा को मारा और पूरी तरीके से ये जो दोनों किंगडम हैं इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो नॉर्दर्न चाइना पूरी तरीके से मंगोलियंस के कंट्रोल में आ गया। 1211 से लेकर 1214 के बीच में शुरुआत में मंगोलियंस ने इसके सामने लड़ाई लड़ी। जिन किंगडम बड़ा स्ट्रॉन्ग किंगडम था, तो लगभग 20 साल लगे थे इस किंगडम को पूरी तरह से हराने में। और चंगेज़ खान तो 1227 में मारा गया, लेकिन 1227 के बाद 5 साल और ये कैंपेन चलाया। 1232 आते आते कंप्लीटली ये जो जिन डायनेस्टी है इसको मंगोलियंस ने अपने कंट्रोल में लिया है। उसके बाद बात आती है अगला जो इनका कैंपेन था वो बहुत खतरनाक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लड़ा गया था पर्शिया के खिलाफ, जो ख्वारिज़मी अंपायर था। ख्वारिज़मी अंपायर एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये ख्वारिज़मी अंपायर था उस समय का। ये देखिए भारत का सिंध प्रांत उस समय का। यहाँ पे गुरिड सल्तनत थी, इसका आपको याद होगा वो महमूद गजनवी जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। ये महमूद गजनवी भारत की तरफ तो इसको सफलता हासिल हुई कुछ हद तक, इसने कई बार आक्रमण किए और लूटपाट मचाई, हालांकि अपना साम्राज्य विस्तार यहाँ पे कर नहीं पाया ये। लेकिन इस व्यक्ति ने ख्वारिज़मी अंपायर के साथ जितनी बार भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें इसको हर बार हार का सामना करना पड़ा। तो माना जाता है कि जो गुर्दिश अंपायर था ये भी काफ़ी ताकतवर था, लेकिन उसके बाद भी ख्वारिज़मी इसको हरा नहीं पाया, ख्वारिज़मी को ये हरा नहीं पाया। तो ये देखिए 1190 से लेकर 1220 के बीच का ये मैप है, जिसमें आज के समय का सेंट्रल एशिया का काफ़ी हिस्सा आता है, पर्शिया का हिस्सा आता है, इसमें ईरान जो है आज का, उसके अलावा समरकांद, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है ये सारा उस समय आया करता था ख्वारिज़मी अंपायर में। और इस ख्वारिज़मी अंपायर को तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान काफ़ी क्षेत्र था इसका। 13वीं शताब्दी में इसको रूल कर रहा था वहाँ का रूलर शाह अलाउद्दीन मोहम्मद। शाह अलाउद्दीन मोहम्मद जो है, इसके साथ जो चंगेज़ खान है इसने एक ट्रीटी साइन करी थी। और ट्रीटी किस चीज़ को लेकर थी? ये ट्रीटी थी ट्रेड को लेकर। तो आपको ये ट्रेड रूट याद है, एंशियंट सिल्क रोड,
जिसको OBOR के थ्रू अब चाइना फिर से रिनोवेट कर रहा है, फिर से इसको रेगुलेट करना चाहता है। ये पुराने समय का एक व्यापारिक मार्ग था जो कि चाइना को स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जोड़ता था। तो ये वेनिस तक जाता था, ये बहुत बड़ा इनका रूट था। तो एक बेसिक बात ये थी, चंगेज़ खान चाहता था कि व्यापार हो, साम्राज्य विस्तार होता रहेगा लेकिन साथ में व्यापार होना बहुत ज़रूरी है साम्राज्य में, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी अच्छे से चलती रहे। तो ये जो समरकांद वाला इलाका है, यहाँ के साथ चंगेज़ खान ने करी एक ट्रीटी। उस ट्रीटी में ये कहा गया था कि हम इस रास्ते के ऊपर ट्रेड करेंगे और ट्रेड को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा दोनों ही साम्राज्यों के द्वारा। ठीक है, सुल्तान ने इस ट्रीटी पे साइन तो कर दिया, लेकिन एक जो उस समय कुछ ट्रेड की जो रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से कुछ कारवां जा रहे थे अपने जहाजी बेड़ों को, उनको लोडिंग व्हीकल्स को लेके, तो उन रास्ते में उन मर्चेंट्स को, उन गुड्स को लूट लिया गया। ये बात नागवार थी चंगेज़ खान को, लेकिन फिर भी चंगेज़ खान इस चीज़ को डिप्लोमेटिकली सोल्व करना चाहता था। चंगेज़ खान ने अपना एक ग्रुप भेजा एम्बेसडर्स का, 3 लोग इसमें गए, जिसमें 2 मंगोल्स थे और एक मुस्लिम व्यक्ति था। इनको जाके भेजा शाह अलाउद्दीन मोहम्मद के पास और कहा कि देखिए आपने ट्रीटी साइन करी है, इस ट्रीटी का उल्लंघन मत कीजिए, आप हमारे साथ युद्ध करने की हमें मजबूर मत कीजिए, इसीलिए जिससे हमारा ट्रेड जो है वो ठीक रहे, हमारे रिश्ते ठीक रहें। लेकिन सुल्तान जो है वो यहाँ पे हो गया थोड़ा एरोगेंट। उसने क्या किया, इस चीज़ को जो चंगेज़ खान ने जो भेजे थे एम्बेसडर्स, उसको कमजोरी मान लिया। उसने क्या किया, इस मुस्लिम व्यक्ति जो कि एम्बेसडर था उसकी तो हत्या कर दी, और एम्बेसडर की हत्या करना बहुत बड़ा क्राइम है। और दोनों जो व्यक्ति थे, ये जो मंगोल्स थे, उनके जो हेड थे, जो उनका जो सर था, उनको सर मुड़वा दिया और एक एम्बेसडर की हत्या कर दी। तो चंगेज़ खान इस बात को बख्शेगा क्या, लगता है आपको? पॉसिबल ही नहीं है। चंगेज़ खान ने इसके बाद किया रिटेलिएट, और 1 लाख की सेना के साथ चंगेज़ खान ने ख्वारिज़मी साम्राज्य की तरफ अपना अभियान करना शुरू किया। और उसके बाद ये जो अभियान हुआ चंगेज़ खान का, ये बहुत खतरनाक अभियान था। और उसने कहा कि रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर दो, जो भी ख्वारिज़मी एम्पायर का जो भी सिटीजन है, जो भी व्यक्ति विरोधी है, जो भी चाहे रास्ते में आने वाले डोमेस्टिक एनिमल्स भी क्यों ना हो, सबको मार दो। हर एक जो भी व्यक्ति और जो भी वुमेन, मैन, चिल्ड्रन, जो भी लोग आए, सबको मार दिया। और यहाँ पे जो एक तरह से कंकालों का और जो हेड हैं उनका, स्कल्स का एक पिरामिड बना दिया। तो ये ब्रूटैलिटी के साथ चंगेज़ खान ने ये कैंपेन किया, जो कि बहुत निर्दयता है। मासूमों की हत्या करी गई, क्रूरता का प्रदर्शन किया। सिटी आफ्टर सिटी, सभी शहरों को ये जो ख्वारिज़मी साम्राज्य है उसको अपने घुटनों पे ला दिया। और शाह महमूद जो था, शाह महमूद अहमद मोहम्मद, ये इतना डर गया कि ये भाग के भारत आ गया। भारत आया, सोचिए भारत में उस समय क्या चल रहा था, शाह महमूद पर्शिया से यहाँ से भाग के आया यहाँ पे। और उस समय दिल्ली सल्तनत पीरियड में आप जानते हैं कि इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश के टाइम पे ये आया। इल्तुतमिश ने कहा कि भाग जाए यहाँ से, हमारे पास नहीं है शरण तुम्हें देने के लिए, क्योंकि इल्तुतमिश भी जानता था कि यहाँ पे चंगेज़ खान के जो विरोधी है उसको शरण देने का मतलब क्या है, मंगोलियन हमारे ऊपर करेंगे आक्रमण, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हो सकता है हमारी हार भी हो जाए। तो मंगोलियंस के आक्रमण से एक तरह से ये स्ट्रेटेजिकली डिसीजन था इल्तुतमिश का, शाह महमूद को, अपना मोहम्मद को यहाँ पे शरण नहीं देना था। उसके बाद शाह महमूद को पकड़ लिया गया, उसको मार दिया गया, और उसके बाद ख्वारिज़मी साम्राज्य जो है वो 1221 में अपने ख़त्म हो गया, डिमोलिश कर दिया गया इस साम्राज्य को। तो ये इस तरीके से चंगेज़ खान ने अपने कैंपेन्स को किया है। उसके बाद 1227 में ये जो दूसरी तरफ चाइना की तरफ, नॉर्दर्न चाइना में ये जो कैंपेन चल रहा था, जो 1232 तक चला है जिन डायनेस्टी के साथ, उसमें एक कैंपेन के थ्रू क्या हुआ कि 1227 में माना जाता है ऐसा कि चंगेज़ खान अपने घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिरने के कारण उसके कुछ इंटरनल इंजरीज आ गई, और इंटरनल इंजरी आने की वजह से 18 अगस्त 1227 को चंगेज़ खान की डेथ होती है। हालांकि कई जगहों पे पता नहीं चलता, अलग अलग क्लेम किए जाते हैं कि चंगेज़ खान इस समय मारा गया, इस समय मारा गया। लेकिन जब चंगेज़ खान मारा गया तो उस समय उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा जीता गया हो, वो अपने वंशजों को दे दिया था। और इसकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को एक दूसरे के साथ खड़ा कर दिया, एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़ा कर दिया। और वेस्टर्न लोग जो अपने आप को बड़ा महान समझते थे और समझते थे कि साम्राज्य विस्तार में हमारे जितना बड़ा कोई नहीं है, उसको एक तरह से इसने टक्कर दे दी और सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो यहाँ तक
यूरोप तक, एशिया से यूरोप तक दुनिया का इतना बड़ा साम्राज्य जो स्थापित हुआ, ये तो 1280 के आसपास के दौर की बात है, लेकिन इसकी जो नींव है, इसकी जो एक तरह से तैयारी है वो कर दी थी चंगेज़ खान ने। ये चंगेज़ खान का साम्राज्य देख लीजिए। चंगेज़ खान की लीडरशिप में साम्राज्य कहाँ तक फैला, ये जो डार्क कलर के रेड मैप में दिख रहा है आपको, जिसमें ख्वारिज़मी साम्राज्य, नॉर्दर्न चाइना वाला हिस्सा आ रहा है, मंगोलिया आ रहा है, और ये ख्वारिज़मी साम्राज्य जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और जो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वाला क्षेत्र है ये आता है, ये सारा इसके पास में था। लेकिन बाद में जो कुलबेग खान जो है 1294 में इसकी डेथ होती है, ये आखिरी बड़ा सुल्तान था इसका, मंगोलिया का। इसके समय तक ये वाला जो हिस्सा है जो हल्के रेड कलर में, रेडिश कलर में आपको दिख रहा है, ये भी इसके कंट्रोल में था। तो बड़ा साम्राज्य था मंगोलियंस का। उसके बाद बात आती है, ये एक और मैप आप देख सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य है इनका। खान जो गोल्डन हर्ड वाले एरिया में है ना, कैसे किया था ये सक्सेशन में, आपको ये मैप थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैप कैसे बना। अलग अलग क्षेत्रों में 4 अलग अलग खान इस पर रूल कर रहे हैं। सक्सेशन की बात आती है तो चंगेज़ खान के 4 बेटे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। चंगेज़ खान के वंश की फैमिली ट्री की अगर हम बात करें तो चंगेज़ खान का ये परिवार था। चंगेज़ खान में जोची इनका सबसे बड़ा बेटा था, जो कि जिसके ऊपर सवाल पैदा हुए थे कि ये बेटा चंगेज़ खान का ही है या फिर इसका पिता कौन है, क्योंकि उस समय इनकी वाइफ को दूसरे ट्राइब के लोग उठा के ले गए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चगताई, उसके बाद आता है ओगेडेई, उसके बाद आता है तोलुई। ये 4 बेटे थे और इनका वंश आगे चलता जा गया है। आगे चलते चलते ये आखिरी व्यक्ति है जिसके बारे में माना जाता है कि ये आखिर में इसके समय पे साम्राज्य बड़ा था, और मोंगेक जो है ये एक बड़ा सम्राट हुआ करता था। तो ये 3 जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ना, चंगेज़ खान, ओगेटई और मोंगेक, ये 3 तो बड़े महान कॉन्करर हुए हैं मंगोल के। उसके अलावा जो बाकी चागताई जो है वंश, ये भी एक फेमस था। चागताई से आगे चल के पता चलता है कि मुगल्स हैं वो इसी वंश से आगे निकल के आते हैं। तो ये जो चंगेज़ खान है, चंगेज़ खान, मैं आपको मुग़ल की बात बता रहा हूँ ना, मुग़ल बाबर जो है वो चंगेज़ खान के वंश से भी आता था। चंगेज़ खान और तैमूर लंग के दोनों के वंश से आता था। एक के वंश से उसकी माँ आती थी, एक के उसके पिता आता था। तो ये बात भी है, चंगेज़ खान के वंश से आते हैं आगे के मुग़ल। तो जैसा कि चंगेज़ खान ने पहले ही कहा था, क्लियर कहा था कि राजा का बेटा राजा हो ये ज़रूरी नहीं है, और राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो उसने अपने तीसरे बेटे ओगेडेई को अपना जो सक्सेसर है वो अपॉइंट किया, और चंगेज़ खान ये जानता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा जोची जो है उसको बाकी मंगोलियंस जो है वो अपना सुल्तान एक्सेप्ट नहीं करेंगे हो सकता है, और चगताई भी है और जोची जो है इनके बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इन दोनों में से किसी एक को राज्य दे दिया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और सिविल वॉर हो जाएगा और मंगोल्स फिर टूट जाएंगे। उसके बाद इसने सोचा कि मेरे चारों बेटों के बीच में लड़ाई हो, उससे अच्छा है कि मेरा मेन सक्सेसर तो ओगेडेई रहेगा, लेकिन मेरे साम्राज्य को मैं 4 भागों में तोड़ देता हूँ, चारों बेटे अलग अलग रूल कर लेंगे। और चारों ने खान की उपाधि ले ली, और उसके बाद ये साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे करके अपना साम्राज्य जो विस्तार पे गया। और 14वीं शताब्दी आते आते तो इन्होंने जापान और जावा आइलैंड्स के ऊपर भी अपना कंट्रोल किया है, और 14वीं शताब्दी के अंत तक जो ये मंगोलियन साम्राज्य है ये विखंडित हो गया, टूट गया, और 1920 आते आते इसके जितने भी डिसेंडेंट्स थे वो पूरी तरह से डिस्पोज हो गए, ये आप देख सकते हैं। तो 12वीं शताब्दी में अपने पीक पे था, 13वीं शताब्दी के अंत तक और पीक पे, 12वीं और 13वीं शताब्दी में अपने पीक पे पहुंचा, और उसके बाद 14वीं शताब्दी में ये साम्राज्य जो है वो यहाँ पे अंत हो जाता है इस साम्राज्य का। फिर इसके छोटे छोटे अंश मिलते हैं, वो 20वीं शताब्दी तक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो अलग अलग खान दिख रहे हैं आपको, ये खानेट ऑफ गोल्डन हर्ड, उसके अलावा खानेट ऑफ द ग्रेट खान्स, ये अलग अलग जो हैं ये अलग अलग इसीलिए हैं क्योंकि अपनी विरासत को चंगेज़ खान ने बांट दिया था। तो होपफुली आपको चंगेज़ खान के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि जो ज़्यादातर सोर्स और ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है चंगेज़ खान के बारे में, वो मिलती है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, ये नाम एक बुक है जो मंगोलियंस ने लिखी इसके बारे में। इससे आपको पता चलता है कि चंगेज़ खान कैसा व्यक्ति था, किस तरीके का उसने रूल किया, ज़्यादातर चीज़ें यहीं से पता चलती हैं। एक बात आती है गजब की, वो है सुपर फादर। चंगेज़ खान को कहा जाता है सुपर फादर। सुपर फादर क्यों कहा जाता है? आज के समय चंगेज़ खान के दुनिया भर में 16 मिलियन मेल डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि इसके जो वंशज हैं, मैंने कहा था आपको कि 500 बीवियाँ थी इसकी, 500 बीवियाँ थी, और उसके अलावा इसने बहुत बड़े साम्राज्य में अपना विस्तार किया है। तो अगर इसके जीनोम की रीडिंग की जाती है जब चंगेज़ खान के जीनोम की, तो पता चलता है कि इसके जो वंशज हैं आज दुनिया भर में लगभग 16 मिलियन के आसपास हैं। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 16 मिलियन लोग इसके
आज के समय वंशज हैं। ये 2003 के आसपास की एक स्टडी है, उसमें ये पता चलता है, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो चंगेज़ खान के जेनेटिक डिसेंडेंट्स के तौर पे देखने को मिलती है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चंगेज़ खान किस तरीके का व्यक्तित्व था, किस तरह से उसने रूल किया, किस तरह से उसने साम्राज्य विस्तार किया, आपके क्या विचार हैं चंगेज़ खान को लेकर, और किस और व्यक्ति के बारे में आप बायोग्राफी चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।